नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सचमुच हमारी दुनिया को देखने और जीने का तरीका बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा बदलाव। जरा 2007 से पहले का दौर याद करें। मोबाइल फोन का मतलब था वो छोटी सी स्क्रीन, ढेर सारे बटनों वाला फिजिकल कीपैड। हाँ, जैसे वो ब्लैकबेरी या नोकिया के मॉडल्स आते थे। हाँ, वो ही। उनका मुख्य काम क्या था? कॉल करना, टेक्स्ट मैसेज भेजना, शायद थोड़ी बहुत ईमेल। सही बात है। और उस समय की जो दिग्गज कंपनियां थीं, वो मोबाइल का भविष्य ना इसी दायरे में देख रही थीं। बिल्कुल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, भविष्य कुछ और ही सोच रहा था। हाँ। फिर आई 9 जनवरी 2007 की तारीख। एक ऐसा दिन जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। एक व्यक्ति जो अक्सर काले टॉटलनेक स्वेटर में नजर आते थे, स्टेज पर कुछ ऐसा पेश करने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही। सालों तक एप्पल ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसे उन्होंने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। कोड नेम था प्रोजेक्ट पर्पल। हाँ, प्रोजेक्ट पर्पल। काफी सीक्रेट था ये। और ये इतना गुप्त था कि कहते हैं कंपनी के अंदर भी गिने चुने लोगों को ही इसकी पूरी जानकारी थी। ये सिर्फ एक नया फोन बनाने की बात नहीं थी। नहीं नहीं, स्टीव जॉब्स का सपना तो कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, एक ऐसा डिवाइस जो 3 क्रांतिकारी चीजों का संगम हो। एक टच स्क्रीन वाला वाइड स्क्रीन आईपॉड, एक अभूतपूर्व मोबाइल फोन राइट। और इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक ऐसा जरिया जो पहले कभी देखा ही नहीं गया। बिल्कुल, तीनों एक में। आज हम इसी क्रांतिकारी कहानी के पर्दे खोलेंगे और इसके लिए हमारे पास स्रोत है आईफोन क्रांति, एक नए युग की शुरुआत। जी। इस स्रोत के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास था उस पहले आईफोन में और कैसे उसने एक नए युग का दरवाजा खोला। चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो जरा उस मैकवर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और एक्सपो के माहौल की कल्पना करें। सैन फ्रांसिस्को, हजारों लोग, स्टीव जॉब्स स्टेज पर हैं। वो माहौल ही अलग होता था उनके इवेंट्स का। बिल्कुल। वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं, एक आईपॉड की, एक फोन की और एक इंटरनेट डिवाइस का आइकन। दर्शकों में उत्सुकता तो बढ़ी रही होगी। जाहिर है। फिर वो कहते हैं, आर यू गेटिंग इट? दीज आर नॉट 3 सेपरेट डिवाइसेस, दिस इज वन डिवाइस। और जैसा कि हमारा स्रोत बताता है, उस हॉल में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। हाँ, वो मोमेंट, लोग समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर नाम सामने आता है आईफोन। उस पल की ऊर्जा, हाँ, कमाल की रही होगी। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षक है और जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, वो सिर्फ इन 3 डिवाइस का एक में मिलना नहीं था, अच्छा। बल्कि उसे कंट्रोल करने का तरीका था। जॉब्स ने दुनिया को रूबरू कराया मल्टी टच इंटरफेस से। मल्टी टच, हाँ। ये उस वक्त के लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा था। सोचिए, अपनी 2 उंगलियां से पिंच करके किसी तस्वीर को जूम करना। हाँ, या उंगली फिराकर वेब पेज स्क्रॉल करना। एग्जैक्टली। ये सब इतना सहज और स्वाभाविक था कि आज हमें ये आम लगता है, पर तब तब ये जादू जैसा था। हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि उस जमाने में हम स्टाइलिस पेन या छोटे उलझे हुए बटनों से स्क्रीन पर चीजें चुनने के आदी थे। सही कहा। बाकी कंपनियां या तो छोटे स्टाइलिस्ट पर निर्भर थीं, जिन्हें संभालना खो देना आम बात थी, हाँ बिल्कुल। या फिर उनके फोन बटनों से भरे होते थे जिनका इस्तेमाल अक्सर मुश्किल होता था। आईफोन ने, जैसा स्रोत स्पष्ट करता है, सबसे बेहतरीन पॉइंटिंग डिवाइस हमारे हाथ में दे दिया, हमारी अपनी उंगली। हमारी उंगली, हाँ। इस एक बदलाव ने तकनीक को इंसानों के ज्यादा करीब ला दिया। जटिलता हटाकर सहजता को अपनाया गया। ये सिर्फ एक फीचर नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी। तकनीक के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की फिलॉसफी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम शुरुआती प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं था कि सबने से हाथों हाथ लिया, है ना? स्रोत इस पहलू पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल नहीं। कई बड़े प्रतिस्पर्धियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों ने इसे लगभग नकार ही दिया था। क्यों? क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस कहानी का। स्रोत बताता है कि इसे कई लोगों ने महंगा खिलौना कहकर खारिज कर दिया। अच्छा, महंगा खिलौना। हाँ, और सबसे बड़ी आलोचना थी फिजिकल कीबोर्ड का ना होना। उस समय ब्लैकबेरी का राज था, है ना? हाँ, कीबोर्ड तो जरूरी मानते थे सब। तो लोग सोचते थे कि बिना फिजिकल बटनों के टाइपिंग कैसे संभव होगी। ये एक बड़ा सवाल था। फिर कनेक्टिविटी की बात आई। पहला आईफोन धीमे ईजी नेटवर्क पर चलता था, मतलब 2G जैसा, बहुत धीमा मोबाइल इंटरनेट। 3G नहीं था। 3G नहीं था? ओहो। और शायद सबसे बड़ी कमी जो गिनाई गई वो थी
ऐप स्टोर का ना होना। ऐप स्टोर नहीं, मतलब आप उसमें अलग से कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते थे। जो था बस वही। जरा सोचिए, आज के जमाने में बिना ऐप स्टोर के फोन की कल्पना मुश्किल है। तो आलोचकों का कहना था कि ये बहुत महंगा है, इसमें जरूरी फीचर्स नहीं है और ये बिजनेस यूजर्स के लिए तो बिल्कुल बेकार है। इसे एक बहुत बड़ा और शायद नाकाम होने वाला जुआ माना जा रहा था। स्रोत कुछ तत्कालीन सीईओज के बयान भी हाईलाइट करता है जो आईफोन की सफलता पर संदेह जता रहे थे। कह रहे थे कि ये नहीं बिकेगा। हाँ, कि इसके बिकने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक तरफ थे तकनीकी विशेषज्ञ और प्रतिस्पर्धी जो कमियां गिना रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी आम जनता। यहाँ कहानी पलट जाती है। अच्छा। स्रोत इस विरोधाभास को खूबसूरती से दिखाता है। विशेषज्ञों की राय के विपरीत आम लोगों को आईफोन में कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें खींच रहा था। क्या दिखा उन्हें? शायद उन्हें भविष्य की एक झलक नजर आई, एक ज्यादा सरल, ज्यादा इंटीग्रेटेड डिजिटल दुनिया की। और ये दीवानगी लॉन्च के दिन साफ नजर आई, 29 जून 2007। हाँ, वो दिन। स्रोत में उस दिन का जिक्र है। दुकानों के बाहर मीलों लंबी कतारें, लोग रात रात भर इंतजार कर रहे थे सिर्फ उस एक डिवाइस को खरीदने के लिए। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं रह गया था, ये एक कल्चरल इवेंट, एक सांस्कृतिक घटना बन चुका था। सही कहा। ये रातों रात एक सनसनी बन गया। और बिक्री के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। शुरुआती आलोचनाओं के बावजूद कुछ ही महीनों के अंदर एप्पल ने 14 लाख से ज्यादा आईफोन बेच दिए। 14 लाख। हाँ, ये उस समय के लिहाज से एक बहुत बड़ी संख्या थी, खासकर इतने महंगे डिवाइस के लिए। इसने साबित कर दिया कि जॉब्स का विजन सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि लाखों लोग उस विजन से जुड़ रहे थे। हालांकि ये मानना पड़ेगा, और स्रोत भी इस बात को स्वीकार करता है कि पहला आईफोन आज के मानकों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसमें कई ऐसी कमियां थी जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। जैसा कि हमने जिक्र किया, ऐप स्टोर नहीं था। कॉपी पेस्ट जैसा बुनियादी फीचर भी मौजूद नहीं था। क्या कॉपी पेस्ट नहीं था? नहीं, आप टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट नहीं कर सकते थे। सोचिए जरा। अरे बाप रे। वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, सिर्फ तस्वीरें ले सकते थे। एमएमएस भेजने की सुविधा भी शुरुआत में नहीं थी। 3G कनेक्टिविटी तो खैर बाद के मॉडल्स में आई। आज के दौर में ये सब सोचना भी अजीब लगता है। एक स्मार्टफोन जिसमें कॉपी पेस्ट ना हो, तो सवाल उठता है कि इतनी सारी कमियों के बावजूद ये इतना सफल कैसे हुआ? मेरे ख्याल से इसका जवाब आईफोन की विरासत में छिपा है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। इसकी लेगेसी। हाँ, इसकी कामयाबी इस बात में नहीं थी कि इसमें क्या क्या था, बल्कि इस बात में थी कि इसने क्या शुरू किया। इसने दिखाया कि मोबाइल फोन सिर्फ बात करने या मैसेज भेजने का उपकरण नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल, ये हमारी जेब में रखा एक शक्तिशाली कंप्यूटर हो सकता है। मल्टी टच इंटरफेस ने साबित किया कि तकनीक जटिल और डरावनी होने के बजाय सहज और मजेदार भी हो सकती है। तो इसने एक तरह से स्मार्टफोन की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक खाका तैयार कर दिया। बिल्कुल, इसने एक नींव रखी जिस पर आज का पूरा स्मार्टफोन इकोसिस्टम खड़ा है। इसने हार्डवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंटरफेस और यहाँ तक कि बिजनेस मॉडल, बाद में ऐप स्टोर के जरिए, उसके लिए नए मानक तय किए। इसने साबित किया कि एक डिवाइस हमारी पहचान का हिस्सा बन सकता है, हमारी डिजिटल जिंदगी का केंद्र बन सकता है, जिसमें हमारी तस्वीरें, हमारा संगीत, इंटरनेट तक हमारी पहुंच। हाँ, और हमारे प्रियजनों से जुड़ने के तरीके, सब कुछ एक जगह सिमट सकता है। और ये सब शुरू हुआ उस एक क्रांतिकारी पेशकश से जो प्रोजेक्ट पर्पल के सालों के सीक्रेट डेवलपमेंट के बाद दुनिया के सामने आई थी। सही। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट, स्टीव जॉब्स का वो 3 डिवाइस को एक बनाने का महत्वाकांक्षी सपना, मैकवर्ल्ड का वो ऐतिहासिक लॉन्च, मल्टी टच जैसा जादुई इंटरफेस, शुरुआती संदेह और आलोचनाओं का दौर, और फिर जनता का वो अभूतपूर्व उत्साह जिसने इसे ग्लोबल फिनोमेना बना दिया। हाँ, और इस पूरी कहानी में जो एक केंद्रीय धागा है जिस पर स्रोत बार बार ध्यान दिलाता है, वो है इंसान और मशीन के बीच के रिश्ते में बदलाव। अच्छा, वो कैसे? आईफोन से पहले हमें तकनीक की भाषा सीखनी पड़ती थी, है ना? हमें बटनों के फंक्शन याद रखने पड़ते थे, हमें जटिल मैनुअल पढ़ने पड़ते थे। हाँ, ये तो था। आईफोन ने इसे पलट दिया। मल्टी टच के जरिए तकनीक ने इंसान की भाषा बोलना सीखा। इशारों से, छूकर चीजों को कंट्रोल करना ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा मानवीय था। इंट्यूटिव था। इसने तकनीक को डेमोक्रेटाइज किया, उसे ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसने तकनीक के साथ हमारे डर को कम किया और जुड़ाव को बढ़ाया। निश्चित रूप से। और यहीं पर वो शुरुआती कमियां भी एक अलग मायने रखने लगती हैं। मतलब? क्या वो सिर्फ समय की कमी या तकनीकी बाधाओं का नतीजा थी, या फिर उसमें कुछ जानबूझकर किया गया था? स्रोत हमें इस पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब
क्या ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है कि पहले सिर्फ कोर इनोवेशन पर फोकस किया जाए, जैसे मल्टी टच और इंटीग्रेटेड डिवाइस? हाँ, और बाकी फीचर्स बाद में धीरे धीरे जोड़े जाएं। हाँ, यही सवाल दिलचस्प है। क्या पहले आईफोन की वो सादगी जिसमें कई जरूरी फीचर्स नहीं थे, जानबूझकर रखी गई थी? क्या एप्पल ये चाहता था कि लोग पहले उस बिल्कुल नए इंटरफेस और कॉन्सेप्ट को समझे, बिना ज्यादा उलझे? एग्जैक्टली। क्या क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को बाजार में लाने का ये एक बेहतर तरीका है? पहले नींव मजबूत करो, फिर उस पर इमारत खड़ी करो। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय कम ज्यादा है, लेस इज मोर का सिद्धांत ज्यादा प्रभावी हो सकता है? हाँ, खासकर जब आप कुछ बिल्कुल नया पेश कर रहे हो। ये हमें इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, स्रोत हमें आईफोन की कहानी सिर्फ एक सफल प्रोडक्ट के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि तकनीक, डिजाइन, मार्केटिंग और यहाँ तक कि इंसानी मनोविज्ञान की एक दिलचस्प केस स्टडी के रूप में पेश करता है। और ये सवाल कि उस शुरुआती सादगी के पीछे क्या सोच थी, ये हमें उस कहानी के और गहरे पहलुओं पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है। शायद सबसे बड़े बदलाव अक्सर सबसे सरल शुरुआत से ही होते हैं। हो सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।